नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि पॉपुलेशन के मामले में भारत चाइना को पीछे छोड़ चुका है एंड नंबर 1 कंट्री बन चुका है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन विच रिसाइड्स इन अदर कंट्रीज। यानी कि अगर हम इंटरनेशनल डायस्पोरा की बात करें तो इंडियन डायस्पोरा जो है उसमें भी नंबर 1 पे पहुंच चुका है। हमारे लगभग 18 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि विदेशों में बसते हैं। ये वो लोग हैं जिनका जन्म भारत में हुआ और बाद में वो विदेशों में जाकर बस गए। अब इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो एनआरआईज हैं, यानी कि अभी भी भारत के सिटीजन्स हैं, एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अब दूसरे देशों के सिटीजन बन चुके हैं। और अगर मैं इनमें उन लोगों को भी शामिल कर लूं जिनका खुद का जन्म भारत में नहीं हुआ लेकिन जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ और वो विदेशों में जाके बस गए, तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। इन्हीं लोगों से डील करती है हमारी पीआईओ यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम एंड ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड स्कीम, राइट। सो आज हम यहाँ पे इन दोनों से ही डील करेंगे, इन दोनों स्कीम्स के बेनिफिट्स पढ़ेंगे, इन दोनों स्कीम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि पहले पीआईओ को क्यों लाया गया, फिर ओसीआई को क्यों लाया गया, फिर बाद में पीआईओ को ओसीआई के साथ मर्ज क्यों किया गया। ये सारी बातें आज हम समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पीआईओ स्कीम से। देखिए, पीआईओ यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो स्कीम है, ये 1999 में भारत सरकार के द्वारा लाई गई। अब यहाँ पर केवल और केवल नॉस्टैल्जिया कारण नहीं था, ये कारण अकेला नहीं था कि भाई कैसे हम जो लोग भारत से विदेशों में जाके बसे हैं उनको अपनी जड़ों से जोड़ें। ऑफ कोर्स दिस वाज वन ऑफ द रीजंस एंड दिस वाज द स्टेटेड रीजंस, बट इसके साथ साथ भारत सरकार को ये भी समझ आ चुका था कि पीआईओज ऐसे लोग हैं जो कि विदेशों में बस रहे हैं, वहां पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर हम इन्हें भारत में वापस ला सकें, चाहे हम इनको थोड़े समय के लिए भी भारत में लाते हैं, तो बहुत सारी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भारत में आएगी। सो ये भी एक कारण रहा जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीआईओ स्कीम को लेकर आए। अब ये पीआईओ स्कीम के तहत जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, इन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई भारत सरकार के द्वारा। अब 1999 में ये स्कीम आई, उसके बाद 2000 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया ऑन इंडियन डायस्पोरा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एलएम सिंघवी। इस कमेटी को बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि इंडियन डायस्पोरा की नीड्स को, उनकी जरूरतों को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझा जाए कि वो भारत सरकार से आखिर क्या फैसिलिटीज चाहते हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट 2002 के जनवरी में आई एंड इस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेते हुए भारत सरकार ने 2002 में ही एक रिवाइज्ड पीआईओ स्कीम को लॉन्च किया। अब हम समझेंगे कि ये रिवाइज्ड पीआईओ स्कीम जो 2002 में आई थी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या थे, यानी कि किस व्यक्ति को पीआईओ स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, एंड फिर हम जानेंगे कि बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पीआईओ कार्ड पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं। क्या कहता है जी? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स अ फॉरेन सिटीजन। अब देखिए, मैंने अभी आपसे जिक्र किया एनआरआईज का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया से विदेशों में जाकर रह रहे हैं, लेकिन वो एनआरआईज हैं। एनआरआई होने का मतलब ये है कि वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, यानी कि सिटीजन्स इंडिया के ही हैं लेकिन रह विदेशों में रहे हैं काम के लिए या स्टूडेंट्स। ऐसे लोगों को पीआईओ देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन हैं। तो ये पीआईओ स्कीम है किसके लिए? ये उन लोगों के लिए है जो कि भारत में से जा चुके हैं और सिटीजन किसी दूसरे देश के बन चुके हैं। हम देखते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में भी देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग इंडियंस थे, इंडिया से कनाडा, यूएसए, यूरोप जाकर वहां पे रहना शुरू किया, फिर वहां पे ग्रीन कार्ड लिया, फिर वहां की सिटीजनशिप ले ली। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे पीआईओ स्कीम के लिए एलिजिबल बनाया गया। अब इसमें भी हमने कुछ मुल्कों को एक्सक्लूड किया, कुछ देशों को एक्सक्लूड किया और ये कहा कि अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका या नेपाल के सिटीजन हैं, आपका भारत से चाहे जो मर्जी नाता रहा हो, लेकिन अगर आप इन देशों के सिटीजन हैं तो सॉरी, आपको पीआईओ कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए, सो ये तो पहली कंडीशन हुई कि आप फॉरेन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा ये हुआ दैट इफ यू हैव हेल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन पासपोर्ट। अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि बहुत सारे लोग इंडिया से विदेशों में पढ़ने जाते हैं या काम के लिए जाते हैं, फिर वहीं पे ग्रीन कार्ड लिया, वहीं पर जो है सिटीजनशिप लेके वहीं के नागरिक हो गए। सो ऐसे लोगों को हमने पीआईओ स्कीम के लिए एलिजिबल कर दिया, प्रोवाइडेड यू आर नॉट फ्रॉम दीज कंट्रीज, राइट। दूसरा फिर कहता है कि या तो ये आप ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो या फिर
who or either of their parents, grandparents, great grandparents was born and permanent resident in undivided India. So दूसरी कंडीशन ये है कि या तो आपका जन्म या फिर आपके पेरेंट्स का या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ होना चाहिए, एंड आपके या जिनका भी जन्म भारत में हुआ दे वर रेजिडेंट इन इंडिया एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे वर बोर्न इन इंडिया। ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी चाहिए, राइट? तो दूसरी बात यहां पर हमने ये कही, एंड अदर टेरिटरीज दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया देयर आफ्टर प्रोवाइडेड दैट नीदर वाज एट द टाइम सिटीजन ऑफ अफोरसाइड कंट्रीज। अब हमने ये भी कह दिया कि भाई अगर आपका जन्म लेट्स से अनडिवाइडेड इंडिया में लाहौर में हुआ, आप वहां के रेजिडेंट थे, फिर डिवाइड हो गया इंडिया, लाहौर पाकिस्तान में आ गया, एंड वहां पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं लेट्स से लाहौर के सिटीजन या पाकिस्तान के सिटीजन बन गए, तब आप एक्सक्लूडेड हैं, आपको पीआईओ कार्ड नहीं मिलेगा। सो हमने ये कहा कि भाई देखिए, आपका जन्म हुआ हो या आपके पेरेंट्स का, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो और अनडिवाइडेड इंडिया से ही आप उठ के विदेश में जाकर बस गए हो, या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स विदेश में जाके बस गए हो, आपको पीआईओ कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ और वो इनमें से किसी भी देश के नागरिक रहे हैं, पीआईओ कार्ड नहीं मिलेगा। सो ये कंडीशन हमने यहां पे क्लियर कर दी। सो कुल मिलाकर हमने ये कहा कि भाई एक तो आप फॉरेन सिटीजन होने चाहिए, आप इन देशों के नागरिक ना हो, फॉरेन सिटीजन हो, किसी और देश में हो। दूसरा, आपने कभी या तो इंडियन पासपोर्ट होल्ड किया हो। तीसरा, या फिर आपका जन्म इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। चौथा, हमने क्या कहा दैट हु इज अ स्पाउस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं आज की डेट में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे इंडियंस हैं जिनकी शादी दूसरे देशों के नागरिकों से होती है। तो ऐसे में जो दूसरे देश के नागरिक से आपकी शादी हुई उसको भी हम पीआईओ कार्ड देंगे। या फिर क्या कहता है, हु इज अ स्पाउस ऑफ अ पीआईओ, यानी कि आप खुद पीआईओ हैं, आपकी शादी किसी लेट्स से और व्यक्ति से हुई, तो उसको भी हम यहां पर पीआईओ कार्ड के लिए एलिजिबल मानेंगे। तो ये सभी लोगों को हमने पीआईओ कार्ड के लिए एलिजिबल ठहराया। फिर आता है बेनिफिट्स क्या दिए। देखिए, अब बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो उनको हमने ये कहा कि आपको भारत आने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ेगा, सो नो वीजा रिक्वायरमेंट फॉर विजिटिंग इंडिया। दूसरा, अ पीआईओ कार्ड होल्डर विल बी exempted from requirement of registering if he stays in India under 180 days। so basically क्या होगा कि आप बिना वीजा के भारत में आ रहे हैं, एंड भारत में आकर अगर आप 180 दिन तक भारत में रह रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास कराने की जरूरत नहीं है, या फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाके आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप 180 दिन से ज्यादा भारत में रहते हैं तो विद इन 30 डेज आपको जाकर वहां पे रजिस्टर कराना होगा कि मैं एक पीआईओ हूं, इस देश का नागरिक हूं, भारत में आकर रह रहा हूं। सो बेसिकली ये उनको बेनिफिट दिया गया कि 180 दिन तक आप बिना किसी टेंशन के भारत में रह सकते हैं विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, एंड वीजा फ्री एंट्री आपको दी गई। साथ ही में आप इनको कहा गया कि आपको स्टूडेंट वीजा लेने की जरूरत नहीं। लेट्स से कोई पीआईओ है जो कि इंडिया में आके पढ़ना चाहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहता है, उसे पहले क्या होता था कि स्टूडेंट वीजा पे आना रहता था, लेकिन अब हमने वो रिक्वायरमेंट इनके लिए खत्म कर दी। एम्प्लॉयमेंट वीजा पे आने की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, तो आप बिना कोई स्पेसिफिक वीजा लिए भी इंडिया में आकर काम कर सकते हो, इंडिया में आके पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही में आपको इकोनॉमिक मैटर्स में नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ पैरिटी दे दी गई। सो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल फील्ड में आपको एनआरआई लोगों के साथ पैरिटी दे दी गई, यानी कि जो जो अधिकार एनआरआईज को हैं वही राइट्स पीआईओज को भी हमने दे दिए। फॉर एग्जांपल, आपको इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करने की आज़ादी दे दी गई, आपको इंडिया में आके फॉरेन बैंक अकाउंट्स खोलने की आज़ादी दे दी गई, तो वो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड हो गई ना। स्पेशल काउंटर एट द इमिग्रेशन चेक पोस्ट फॉर स्पीडी क्लियरेंस। सो एक स्पेशल आपको वो फील देने के लिए, क्लियरेंस के लिए भी वहां पे स्पेशल काउंटर एयरपोर्ट्स पे बना दिए गए, राइट। सो इमिग्रेशन काउंटर यहाँ पे स्पेशल बना दिए गए पीआईओज के लिए। लेकिन देयर वर सम लिमिटेशंस अगेन इन दिस स्कीम एज वेल। सो पहली लिमिटेशन तो हम ऑलरेडी देख कर आए हैं कि अगर आप 180 दिन से ज्यादा भारत में रहते हैं तो आपको FRRO के पास जाकर रजिस्टर कराना पड़ेगा, या फिर
रीजनल रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाकर। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि भाई अगर आप इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते हो या फार्म हाउसेज नहीं खरीद सकते, प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कहा कि भाई भारत से जो लोग विदेशों में गए काफी अच्छा इन्होंने इकोनॉमिकली किया, पीआईओज वहां के जब फिर इंडिया में आते हैं क्योंकि वो इंडिया के रूरल रूट से जुड़े हुए थे, जब भारत से गए थे तो उनको मन में रहता है कि हम भारत में जाके प्रॉपर्टी खरीद लें। लेकिन हम ये जानते हैं कि इंडिया में जो हमारे किसान हैं वो ऑलरेडी बहुत ही स्मॉल होल्डिंग लेकर चलते हैं। सो ऐसे में हम पीआईओज को ये अलाउ नहीं कर सकते कि वो बहुत सारा पैसा इंडिया में लेकर आए और यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनसे प्रॉपर्टी खरीदें, ये हमने अलाउ नहीं किया। दूसरा, दे कांट वोट। अब एनआरआईज को वोट करने का अधिकार है लेकिन इनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला। सो नो पॉलिटिकल पैरिटी वाज गिवन, राइट? सो नो पॉलिटिकल राइट्स आर गिवन टू देम। दे कांट रन फॉर पब्लिक ऑफिसेज आल्सो। भारत में पब्लिक ऑफिस के लिए वो रन नहीं कर सकते। आई मीन एमएलए हो गया या पंचायती राज हो गया, किसी के लिए भी वो रन नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स या फिर पॉलिटिकल पोजीशंस आर नॉट फॉर देम। एंड तीसरा एंड आखिरी में क्या आ जाता है, नीड स्पेशल परमिशन टू विजिट सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस हियर। सो कई सारी रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस हैं जहां पे लेट्स से इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर स्केड्यूल्ड एरियाज हैं जहां पर स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड होगी इन पीआईओस को विजिट करने के लिए। सो ये पीआईओ स्कीम हमने भारत में लॉन्च की। अब पीआईओ स्कीम के बाद 2005 में भारत सरकार को लगा कि एक और बेहतर स्कीम लाई जाए जो कि पीआईओ से भी बेटर हो और फॉरेनर्स को, यानी कि जो हमारे देश के लोग बाहर बसे हैं या इंडियन डायस्पोरा को अट्रैक्ट करे। ऐसे में हमने ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया 2005 में। अब ये अगेन इट इज डेल्ट इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 अंडर सेक्शन 7A टू ऑनवर्ड्स, राइट? सो इसमें हमने क्या कहा कि भाई कौन ओसीआई स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। हमने कहा जी एक ऐसा फॉरेन नेशनल, अगेन यहां पर भी फॉरेन नेशनल्स को ही हमने गिना, कहता जी हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ और एट एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950। सो कोई भी व्यक्ति जो कभी भी भारत का नागरिक रहा हो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद। दूसरा, who was eligible to become a citizen of India on 26 जनवरी 1950। सो इसके लिए हम हमारा पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर आए हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सो कोई व्यक्ति जो कि 26 जनवरी 1950 के दिन एलिजिबल था भारत का नागरिक बनने के लिए, उसे भी हमने ओसीआई कार्ड देने के लिए अलाउ किया। तीसरा क्या कहता है, who belonged to a territory that became a part of India after 15th of August 1947। सो आप देखिए दमन एंड दीव है, दादरा नगर हवेली है, पौंडीचेरी है, गोवा है, सिक्किम है। अब कोई भी व्यक्ति एक ऐसी टेरिटरी को कभी भी बिलोंग करता था जो कि 1947 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बनी, ऐसे लोगों को भी हमने ओसीआई कार्ड दे दिया। सो यहाँ पर एक एग्जांपल अगर मैं दूं, जब गोवा का विलय इंडिया में हुआ तो वहां पर उस समय जो लोग गोवा में थे, जब इंडिया का में गोवा का सेशन हुआ तो उनको ये ऑप्शन दिया गया था पोर्चुगल गवर्नमेंट के द्वारा कि वो या तो पोर्चुगीज पासपोर्ट ले सकते हैं, पोर्चुगीज सिटीजन बन सकते हैं या फिर वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने पोर्चुगल सिटीजन बनना प्रेफर किया। सो ऐसे लोगों को भी हमने भारत में ओसीआई कार्ड देने के लिए अलाउ कर दिया। फिर क्या कहता है, हु इज द चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच सिटीजन। सो ये जो लोग हैं, ये 3 कैटेगरीज जो पढ़ी हैं, अगर इन्हीं का कोई चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है उसे भी हमने ओसीआई कार्ड अलाउ किया। एंड हु इज अ माइनर चाइल्ड ऑफ सच पर्सन मेंशन्ड अबव। सो इन्हीं का अगर माइनर चाइल्ड भी है तो उसे भी हमने ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड देने के लिए अलाउ किया। नाउ इसके अलावा फिर और भी आ जाता है, हु इज अ माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ द पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये वाला प्रोविजन आपको कुछ जाना पहचाना लगेगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जहां पर हमने बात किया था कि हम भारत की नागरिकता को कैसे हासिल करते हैं। याद कीजिए रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने ये बात किया था कि या 2-3 जगह पे हमने इसका डिस्कशन किया था। पहला तो हमने रजिस्ट्रेशन में डिस्कस किया था कि एक ऐसा माइनर चाइल्ड जिसका जन्म बाहर हुआ, जो कि बाहर ही पासपोर्ट होल्डर है किसी दूसरे देश का, वो विदेश से इंडिया में आके रहता है तो उसे 5 वर्ष इंडिया में रहना होगा। एंड उसके बाद उसे यहाँ पे हमने कहा था कि भाई रजिस्ट्रेशन से क्या मिल जाएगा, 7 वर्ष इंडिया में रहना होगा। उसके बाद हमने कहा था रजिस्ट्रेशन से क्या मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब ऐसे ही केस को यहाँ पर हमने ओसीआई के लिए भी अलाउ कर दिया, यानी कि ऐसा बच्चा जो कि माइनर हो और जिसके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स इंडियन हो या फिर
जिसका एक पेरेंट कम से कम इंडियन होना चाहिए, उसे भी हमने क्या कहा, आप OCI कार्ड ले सकते हैं। इसी के साथ साथ स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ इंडियन सिटीजन और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ OCI कार्ड होल्डर, ऐसे लोगों को भी हमने क्या कहा, हम OCI कार्ड दे सकते हैं, जो कि इंडियन सिटीजन के स्पाउस हो या फिर किसी OCI के स्पाउस हो, प्रोवाइडेड उनको 2 साल कम से कम हो चुके होने चाहिए शादी के, उसके बाद वो OCI कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे लोगों को हमने OCI कार्ड के लिए अलाउ किया। नाउ हु कांट अप्लाई, तो यहां पर भी सरकार ने कुछ देशों के नागरिकों के ऊपर पाबंदी लगाई, जिसमें सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड सच अदर कंट्रीज जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियली गेजेटेड नोटिफिकेशन के द्वारा एक्सक्लूड करेगी, उनको हमने कहा जी आप इंडिया में OCI कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो यही चीज यहां पे लिखी भी है कि हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इज और हैज बिन और हैड बिन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यानी कि जो व्यक्ति कभी खुद या जिसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन रहे हों, या फिर किसी अन्य देश को जिसको भारत सरकार गेजेटेड नोटिफिकेशन के द्वारा एक्सक्लूड करना चाहे, वहां पे कर सकती है। चलिए बेनिफिट्स क्या होंगे, अब देखिए थोड़े से अलग बेनिफिट्स हैं, ज्यादा अलग बेनिफिट्स नहीं है PIO से, बट यस इट इज इन एनी वे बेटर देन PIO कार्ड। सो सबसे पहले यहां पर क्या है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा टू विजिट इंडिया। सो यहां पर अगेन PIO कार्ड में आपको मल्टीपल एंट्री, यानी कि एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आप इंडिया में आ जा सकते हैं। दूसरा लाइफ लॉन्ग मल्टीपर्पज, यानी कि मल्टीपर्पज का मतलब क्या, आप बिजनेस के लिए आ रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, या सिर्फ टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, आपका मल्टीपर्पज यहाँ पे लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम रिपोर्टिंग टू पुलिस अथॉरिटीज फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे। अगर आपको याद हो तो हमने PIO में पढ़ा था कि आप 180 दिन तक भारत में बिना रजिस्ट्रेशन के रह सकते हैं, उसके बाद आपको रजिस्टर कराना रहेगा। लेकिन यहां पर हमने कहा जी आप इनडेफिनिटली भारत में रह सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि यस OCI को लाने की रिक्वायरमेंट ये रही कि क्योंकि ये एक ऐसा दौर आ चुका था जहां पर इंटरनेशनल डायस्पोरा ने भी भारत की जो बढ़ती हुई पोजीशन थी वर्ल्ड स्टेज में उसको पहचानना शुरू कर दिया था, एंड उन लोगों ने भी भारत से ये डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि आपको डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लेकर आना चाहिए, सो दैट वो जो लोग विदेशों में बसे हुए हैं वो वहां के नागरिक होने के साथ साथ भारत के नागरिक बनकर रह सकें। लेकिन क्योंकि हमारा संविधान ये अलाउ नहीं करता, इसलिए हमने OCI कार्ड लेकर आए, एंड हमने कोशिश की कि जो OCIs हैं यानी कि जो PIOs बसे हुए हैं विदेशों में, उनको हम भारत में बिना सिटीजनशिप दिए हुए हम सारे बेनिफिट सिटीजनशिप वाले दे सके। सारे तो नहीं, बहुत सारे सिटीजनशिप के बेनिफिट हमने नहीं भी दिए हैं। चलिए पैरिटी विद NRIs इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड्स, जैसे कि हमने PIO में भी देखा था, वही यहां पर मिली उनको पैरिटी, सिवाय इस चीज के कि वो एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते। सो व्हाट दे कैन डू, they can open NRE, NRO and FCNR accounts in Indian banks। NRE, NRO and FCNR अकाउंट्स कौन से होते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरा वो कि इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कितनी भी कहीं भी एक्सेप्ट इन फार्म प्रॉपर्टीज, राइट। एंड तीसरा क्या है, दे कैन गेट ड्राइविंग लाइसेंस एंड पैन कार्ड इन इंडिया। अब सवाल आता है NRE, NRO एंड FCNR अकाउंट्स क्या होते हैं। 1 मिनट लूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। बेसिकली NRE अकाउंट्स होते हैं जो कि आप बैंक्स के साथ खोलते हो, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स। सो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स बेसिकली सेविंग्स अकाउंट होते हैं जहां पे आपकी फॉरेन अर्निंग्स को आप इंडिया में जमा कर सकते हो या इंडिया में सेव कर सकते हो। तो लेट्स से कोई USA में पैसा कमा रहा है, डॉलर कमा रहा है, उन डॉलर को आप या तो USA के बैंक में रखोगे सेविंग्स में, या फिर आप इंडियन सेविंग्स बैंक में रखोगे जहां पे आपने उसको वहां पे इंडियन सेविंग बैंक्स में रखा, एंड इंडिया में जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी उससे पैसा निकाल सकते हैं, आप भी उसमें पैसा डाल और निकाल सकते हो। सो इट्स अ सेविंग्स अकाउंट, राइट। दूसरा आता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, यूज्ड टू मैनेज एंड सेव इंडियन अर्निंग्स दैट आर मेड इन इंडियन करेंसी। सो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें लेट्स से कोई NRI है या कोई विदेशी है जो कि भारत में भी पैसा कमा रहा है, उसने इंडिया में कोई शेयर्स में या किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था और इंडिया से उसकी अर्निंग हो रही है, तो वो अर्निंग जो है NRO में जाएगी, NRO अकाउंट में जाएगी।
फिर आता है FCNR यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है ये। सो बेसिकली ये वो अकाउंट होता है जिसमें आप विदेशों में किसी भी देश में लेट्स से आप पैसा कमा रहे हैं, डॉलर, पाउंड या फिर कुछ और कमा रहे हैं, येन वगैरह कमा रहे हैं, तो आप हर तरह की करेंसी यहां पर इसमें रख सकते हैं, विच इज एक्सेप्टेड बाय RBI। एंड ये जो अकाउंट है इट इज अ टर्म डिपॉजिट अकाउंट, जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मनी को पार्क करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। सो बेसिकली जैसे हम इंडिया में FD खुलवाते हैं, राइट, फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं, उस तरह से अगर आपको सेविंग करनी है इंडिया में विदेश में कमाए हुए पैसे की, तो उसके लिए FCNR अकाउंट आ जाता है। सो ये 3 तरह के अकाउंट्स हैं जो NRIs को तो जनरली अलाउड होते ही है खोलने के लिए। अब हमने क्या किया, OCIs को भी हमने अलाउ कर दिया। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? अगेन लिमिटेशंस PIO वाली ही लिमिटेशंस कुछ हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले तो दे डोंट हैव पॉलिटिकल राइट्स। सो अगेन दे कांट वोट, दे कांट रन फॉर पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट जॉब्स, पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए वो रन नहीं कर सकते। एंड दे नीड स्पेशल परमिशन टू विजिट सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस। एंड अगेन दे कांट परचेज जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, फार्मलैंड को वो परचेज नहीं कर सकते। सो सेम रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। एडेड बेनिफिट क्या हुआ, हमने देखा कि भाई उन्हें कोई मल्टीपल एंट्री वीजा मिल जाता है इंडिया में, लाइफ लॉन्ग वीजा है, एंड कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं रहती है। ये था जी हमारा OCI। नाउ हुआ ये कि 2005 में हमने OCI लॉन्च कर दिया, 2002 में हमने PIO लॉन्च कर दिया, एंड ये दोनों ही स्कीम्स पैरेलल रन करती रही। बाद में सरकार को समझ आया कि यार ये 2 स्कीम्स को पैरेलल रन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें से OCI स्कीम की डिमांड बढ़ती गई, PIO स्कीम की डिमांड घटती गई। एंड क्योंकि OCI स्कीम वाज बेटर, एनी डे बेटर देन PIO, सो सरकार ने 2015 में ये डिसीजन लिया कि हम सिर्फ और सिर्फ OCI स्कीम को कंटिन्यू करेंगे, PIO स्कीम को कंटिन्यू नहीं करेंगे। जो लोग PIO स्कीम का हिस्सा हैं उन्हें हम OCI में आने का मौका देंगे एंड उन्हें हम मर्ज कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है लेट्स से जो PIO में ही रहना चाहता है, तो PIO स्कीम लेट्स से 15 साल के बाद दोबारा रिन्यू करानी होती है, तो जब तक उनके 15 साल नहीं हो जाते उनको रहने देते हैं। 15 साल जैसे ही हो जाएंगे उनको बाद में फिर OCI में रिन्यू कराने के लिए बोल दिया जाएगा। सो ये 2 स्कीम थी जो कि आज में हमने कवर की। एंड आज की डेट में अगर हम बात करें, PIO स्कीम को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम रन की जा रही है। ये दोनों स्कीम्स मैंने आपके साथ डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।